मिडिल ईस्ट में ईरान के बाद दूसरा सबसे ताकतवर मुल्क कौन है? अगर ये सवाल आपसे पूछा जाए तो क्या जवाब होगा? इसका सीधा सा यही जवाब है कि अगर ईरान के बाद कोई मुल्क ताकतवर है तो उसका नाम है तुर्की। तुर्की के सदर रजब तैयब अर्दगान किसी जमाने में बेंजामिन नेतन्याहू के काफी अच्छे यार थे। बहुत सी तस्वीरें भी इंटरनेट पर मौजूद हैं जिसमें दोनों खुशी खुशी हाथ मिलाते नजर आते हैं। इजराइल के दूसरे नेताओं से भी रजब तैयब अर्दगान हंसते मुस्कुराते नजर आते हैं। लेकिन जब फिलिस्तीन के मामले में तुर्की का रवैया सख्त हो गया तो आज इजराइल की आंख में तुर्की खटकने लगा है। अब इजराइल के लिए तुर्की बहुत बड़ा खतरा बन चुका है। यहां तक कि सीरिया में एक बड़ी जंग होते होते रह गई, लेकिन मामला बहुत दूर तक निकल चुका है। अब किसी न किसी बहाने तुर्की को बर्बाद करने की कोशिश हो रही है और ये बात रजब तैयब अर्दगान भी समझ रहे हैं। पर बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाएगी? आज नहीं तो कल तुर्की पर इजराइल जरूर हमला करेगा, चाहे वो हमला खुद इजराइल करे या तुर्की पर किसी प्रॉक्सी के जरिए हमला हो। पर तुर्की को नुकसान पहुंचाने की कोशिश जरूर होगी, चाहे तरीका कैसा भी हो। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। पूरी दुनिया में ताकतवर ममालिक में दो ही सबसे ताकतवर देश माने जाते हैं। एक अपने आप को सबसे ताकतवर समझता है, दुनिया का सबसे बड़ा महाशक्ति समझता है, खुद को अमेरिका कहता है। तो वहीं दूसरी तरफ अमेरिका के बाद दूसरे सबसे बड़ी महाशक्ति के तौर पर रूस को जाना जाता है। रूस बहुत ताकतवर है, अमेरिका भी बहुत ताकतवर है। पूरी दुनिया में रशिया और अमेरिका लॉबी पाई जाती है। यानी अगर आप खुशहाल रहना चाहते हैं, ताकतवर रहना चाहते हैं, अपने मुल्क को तरक्की के रास्ते पर ले जाना चाहते हैं और चाहते हैं कि स्कूल कॉलेज, पढ़ाई लिखाई, घर मकान, दुकान, दवाइयां सब कुछ बढ़िया से चलता रहे, तो आपको अमेरिका की लॉबी की तरफ झुकना होगा। यानी जो पॉलिसी अमेरिका चाहेगा वही पॉलिसी आपको अपने देश में लागू करनी होगी। और अगर आपने अमेरिका की लॉबी को पसंद नहीं किया तो अपना झुकाव रूस की तरफ करना होगा। लेकिन क्या होगा अगर कोई रूस और अमेरिका दोनों से यारी दोस्ती निभाता है, दोनों के साथ अपना रिश्ता बनाकर चलता है, दोनों के साथ अपना दोस्ताना निभाता है? तब दो तरह की चीजें हो सकती हैं। या तो आप खुद को बर्बाद करने की ताकत रखते हो या फिर अमेरिका की गुलामी करने के लिए तैयार रहें। वरना अमेरिका और रूस के खेमे में अगर आप जाने से बचते हैं तो अमेरिका आपके पीछे हाथ धोकर पड़ जाएगा। अगर आप रूस की तरफ भी जाते हैं तो अमेरिका और भी ज्यादा आपको दुश्मन की निगाह से देखना शुरू कर देगा। फिर दुनिया भर की पाबंदियां आप पर थोप दी जाएंगी। मिडिल ईस्ट में ईरान सबसे ताकतवर देश के तौर पर जाना जाता है। अमेरिका ईरान के साथ हालात जंग में है। भले ही दोनों तरफ से गोलियां ना चल रही हों, लेकिन जंग का खात्मा नहीं हुआ। ईरान के बाद दूसरा सबसे ताकतवर देश अगर कोई है तो उसका नाम है तुर्की। और तुर्की के सदर हैं रजब तैयब अर्दगान। फिलिस्तीन के हामी हैं, गजा की हिमायत करते हैं, फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस ग्रुप की भी हिमायत करते हैं। पर फिलिस्तीन की हिमायत करने की वजह से उन्हें इजराइल के साथ पंगा लेना पड़ रहा है। बल्कि यूं कहा जाए कि इजराइल उनको अपने लिए सबसे बड़ा खतरा मान रहा है। इजराइल खुल्लम खुल्ला कह चुका है कि तुर्की ईरान के बाद उसके लिए सबसे बड़ा खतरा है। तुर्की के सदर रजब तैयब अर्दगान के खिलाफ इजराइल के नेताओं की तरफ से लगातार बयानबाजी भी आती रहती है। लेकिन क्या इजराइल से दुश्मनी मोल कर ईरान का पड़ोसी तुर्की अमेरिका से दोस्ती निभा सकता है? क्योंकि अमेरिका का मतलब ही इजराइल है, इजराइल का मतलब ही अमेरिका है। अगर आप अमेरिका को इजराइल समझ रहे हैं या इजराइल को अमेरिका समझ रहे हैं तो ये गलत नहीं होगा। पर दुनिया के नक्शे पर जब इजराइल को एक मुल्क के तौर पर तस्लीम किया गया है तो सिर्फ तस्लीम कर लिए जाने से क्या इजराइल के माथे से अमेरिका का ठप्पा हटा लिया जाएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। तुर्की ने इजराइल को आंख दिखाया, खुद के अपने बड़े बड़े हवाई जहाज बनाए, फाइटर जेट बनाए, अपने बड़े बड़े बंकर बस्टर बम बनाए, खतरनाक से खतरनाक मिसाइल बनाना शुरू कर दिया, एयर डिफेंस सिस्टम बनाना शुरू कर दिया, यहां तक कि खतरनाक ड्रोन भी बनाना शुरू कर दिए। पर यह तब तक इजराइल की आंख में नहीं खटक रहे थे जब तक तुर्की ने इजराइल को अपना दुश्मन करार नहीं दिया था। अब जब तुर्की ने इजराइल को अपना दुश्मन करार दे दिया है, फिलिस्तीन के हक में खड़े हो चुका है, तो तुर्की पर भी जंग के बादल मंडरा रहे हैं। तुर्की अगर जंग नहीं भी करना चाहेगा तो इजराइल जंग कर देगा। अभी तुरंत की ही बात है, तुर्की के फौज ने सीरिया में मौजूद एक फौजी अड्डे की मरम्मत में सीरिया की हुकूमत के साथ सहयोग किया। लेकिन तुर्की के ऐसा करने से पहले ही इजराइल ने उस फौजी अड्डे पर ही धावा बोल दिया। यहां तक कि 8 ठिकानों पर हमले कर दिए। ये तमाम के तमाम ठिकाने सीरिया में ही मौजूद थे जिनको इजराइल ने निशाना बनाया और सीधे सीधे डंके की चोट पर कह दिया कि अगर तुर्की की फौज यहां आएगी तो इजराइल सीरिया में तुर्की की मौजूदगी को अपने लिए सबसे बड़ा खतरा मानता है।
यानी सीरिया में अगर तुर्की की फौज या तुर्की की कोई भी गतिविधि अंजाम दी जाती है, कोई भी प्रगति देखी जाएगी, तो इजराइल उसे अपनी सिक्योरिटी के लिए सबसे बड़ा खतरा मानने लगेगा। पर सवाल है कि अगर इजराइल तुर्की को अपने लिए खतरा मानता है तो माने। उसे सीरिया में हमला करने का हक किसने दे दिया? और सीरिया की खुद मुख्तारी को क्या जुलानी ने इजराइल के कदमों में रख दिया है? अब जब तुर्की ही आंख में खटकने लगा है तो तुर्की पर सीधा हमला करना इतना आसान भी नहीं है। इजराइल चाहे तो तुर्की पर हमला कर सकता है, पर तुर्की ठहरा नाटो का मालिक, वो नाटो का मेंबर है। उसकी सिक्योरिटी के लिए नाटो का एयर डिफेंस सिस्टम भी मौजूद है और नाटो की फौज भी मौजूद है। ऐसे में तुर्की पर हमला करने का सीधा सा मतलब है नाटो को चैलेंज करना। अगर इजराइल तुर्की पर हमला कर देगा तो नाटो को आर्टिकल 5 लागू करके इजराइल के खिलाफ ऐलान जंग करना होगा। नाटो ठहरा अमेरिका का पिट्ठू। अमेरिका जो चाहेगा वही नाटो करेगा। तो वैसे में यह भी सवाल उठता है कि अगर कल को इजराइल ने तुर्की पर हमला कर दिया तो क्या नाटो इजराइल से जंग करेगा? इसका सीधा सा जवाब है बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि नाटो पर अमेरिका का दबदबा है। अमेरिका नजर टेढ़ी कर लेगा तो नाटो दम दबाकर बैठ जाएगा और इस मामले को टेबल पर हल करने की कोशिश हो जाएगी। हथियार नहीं चलेंगे, बल्कि उल्टा तुर्की को ही दुनिया भर की पाबंदियों का सामना करना पड़ेगा। यहां तक कि खुद तुर्की पर ही बगावत का इल्जाम लगा दिया जाएगा, क्योंकि तुर्की नाटो में रहते हुए पाकिस्तान और सऊदी अरब के साथ डिफेंस डील कर चुका है। अभी तो यह मामला बिल्कुल शांत था, लेकिन कल को अगर नाटो के साथ इजराइल को जंग की नौबत आई तब तुर्की की सारी पोल पट्टी खुल जाएगी। तुर्की इस बात को बखूबी समझ रहा है कि आगे चलकर नाटो उसकी सिक्योरिटी नहीं कर सकता, क्योंकि नाटो पर भी कहीं ना कहीं इजराइल का असर देखने को मिल जाएगा। इजराइल भले ही नाटो का मेंबर ना हो, पर नाटो की डिफेंस और ट्रेड डील में रसूख रखता है। उसकी बातें सुनी जाएंगी और उसकी बातें मानी भी जाएंगी। तो ऐसे में सवाल है कि तुर्की की क्या हैसियत रह जाएगी। शायद यही वजह है कि तुर्की को नाटो के अलावा भी अपनी सिक्योरिटी के लिए दूसरे रास्ते तलाश करने पड़ रहे हैं, जिसका नतीजा ही है मक्का ज्वाइंट डिफेंस एग्रीमेंट, जिसमें सऊदी और तुर्की के साथ मिलकर उसने अपना डिफेंसिव मुआहदा कायम किया है। और साहब, सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि जिस तुर्की के पड़ोस में बैठकर सीरिया ने चैन की सांस लेना शुरू किया, जो सीरिया में बरसों की हिंसा के बाद, बरसों के कत्लेआम के बाद सुकून के 2 निवाले खाने की कोशिश की, उसे सीरिया पर इजराइल के हमले रुक क्यों नहीं रहे? सीरिया पर बार बार वो हमले क्यों करता जा रहा है? तो इसका एक ही जवाब है, जिसे हम अपने कई एपिसोड में आपको बताते जा रहे हैं। इजराइल का मकसद सीरिया पर हमला करना नहीं है, तुर्की पर हमला करना नहीं है, लबनान पर हमला करना नहीं है, ना गजा पर हमला करना है, वो ना ही मिस्र और सऊदी अरब पर हमला करना चाहता है। उसका मकसद तो कुछ और है। वो अपना ग्रेटर इजराइल का मुहिम चला रहा है और ग्रेटर इजराइल के मुहिम के तहत ही मिडिल ईस्ट के ममालिक पर दबदबा कायम कर रहा है। जब तक तुर्की जैसा देश मजबूती के साथ इजराइल के खिलाफ खड़ा रहेगा, तब तक ग्रेटर इजराइल बनाने में मुश्किल आएगी। यही हाल ईरान का है। ईरान तो बिल्कुल भी झुकने को तैयार नहीं। वो तो फूटी आंख भी इजराइल को बर्दाश्त नहीं कर सकता। तुर्की के साथ तो इजराइल के अच्छे खासे ताल्लुकात भी रहे हैं। आज भले ही खटपट हो गई है, लेकिन माजी में तुर्की के खलीफा रजब तैयब अर्दगान और इजराइल के लीडर बेंयामिन नेतन्याहू के दरमियान काफी अच्छी गहरी दोस्ती रही है। लेकिन आजकल वो यारी दोस्ती थोड़ी खटाई में पड़ गई है, क्योंकि तुर्की ने इजराइल को देखकर आंखें तरेरनी शुरू कर दी। लिहाजा इजराइल के लिए भी तुर्की बहुत बड़ा दुश्मन बन गया है। अमेरिका को तुर्की का मजबूत होना पसंद नहीं आ रहा। साफ तौर पर कहें तो इजराइल को तुर्की मजबूत होता बर्दाश्त नहीं हो रहा। लिहाजा अमेरिका S-400 नहीं दे रहा। यहां तक कि F-35 फाइटर जेट भी देने में आनाकानी कर रहा है, क्योंकि यही जहाज इजराइल के पास भी है और इजराइल अपने से ज्यादा ताकतवर किसी भी पड़ोस के मुल्क को नहीं देख सकता। ईरान भी तो इसलिए आंख में खटक रहा है, क्योंकि वो ग्रेटर इजराइल बनने नहीं देगा। वो इजराइल को गले नहीं लगाएगा, और इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि ईरान की मौजूदा हुकूमत इजराइल की आंख में चुभ रही है। वो इजराइल को भाव नहीं दे रही है और इजराइल को अपनी ताकत भी दिखा चुका है। लिहाजा इजराइल के लिए ईरान सबसे बड़ा दुश्मन है, और अब इसी कतार में तुर्की भी आकर खड़ा हो गया है। सीरिया पर हमला करना तो बस एक बहाना है। असल मकसद तुर्की के साथ टकराव पैदा करना है, और कहीं ना कहीं तुर्की भी इस बात को बखूबी समझ रहा है। अभी तो बस एक शुरुआत है, आगे आगे देखिए होता है क्या। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। यह एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइए। पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, और बेबाक निष्पक्ष स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल टाइम्स मेल को जरूर से सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन की घंटी वाली बटन आप जरूर से दबा दें, ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फौरन ही मिल जाए। फिर मिलता है किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाजत। जय हिंद।
अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।